हेलो डियर बायोलॉजिस्ट, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं आशीष प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में। दोस्तों यहाँ पर आपको बायोलॉजी की अच्छी से अच्छी क्लास, अच्छी से अच्छी कंटेंट मिलेंगी क्लास 11th और 12th के लिए। साथ में मैं आपको कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा संडे को। तो ये आज की इस क्लास को हम बात करते हैं। तो आज का क्लास हमारा है कक्षा 11 बायोलॉजी का अध्याय 1 सजीव जगत की विविधता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स। यानी कि हमारे इस संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें क्या क्या भिन्नता देखने को मिलती है, इसी के बारे में मैं आज की इस क्लास में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने वीडियो कल भी बनाया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। थोड़ी सी बातें मैंने एक्स्ट्रा भी बताई थी। तो आज को उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे की क्लास को बताता हूं कि आगे हमको क्या जानना चाहिए और क्या जानना है। तो ये अगर हम बात करते हैं तो सजीव जगत की विविधता में 3 अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहला जो शब्द है वो है सजीव, दूसरा शब्द है जगत और तीसरा शब्द जो है वो हमारा है विविधता। तो सबसे पहले मैं इन तीनों शब्द के बारे में बात कर लेता हूं, फिर आगे की पॉइंट्स को मैं बताता हूं। देखिए, अगर हम सबसे पहले जगत की बात करते हैं तो जगत का मतलब होता है संसार, यानी कि दुनिया। अब ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे दुनिया में, इस पूरे संसार में केवल एक ही प्रकार के जीव होंगे। इस पूरी दुनिया में एक ही प्रकार के जीव तो होंगे नहीं। इस दुनिया में छोटे जीव से लेकर के बहुत बड़े जीव पाए जाते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, छोटे जीव से लेकर के। छोटे जीव को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव से लेकर के विशालकाय तक के जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव का मैं अगर आपको एक उदाहरण बताऊं तो सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा क्या होता है, सबसे छोटा जीव होता है। और सबसे बड़े जीव की बात बताऊं मैं आपको तो नीली व्हेल, जिसको कहते हैं ब्लू व्हेल। नीली व्हेल जिसको हम कहते हैं ब्लू व्हेल। ओके, तो देखो मैं इसी के सीरीज में आगे बताता हूं कि माइकोप्लाज्मा के बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात जो कि कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। नीट वगैरह जैसे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, CUET जैसा एग्जाम होता है, तो वहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता। ठीक है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार का कोई भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता। यही तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। हालांकि कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा आनुवंशिक पदार्थ के बारे में, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। आनुवंशिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उसको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जिसके द्वारा ये स्थानांतरित होते हैं उनको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे सुन लीजिए, माता पिता के वे लक्षण जो संतानों में स्थानांतरित होते हैं उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और ये आनुवंशिक लक्षण जिसके कारण से संतानों में आते हैं उन्हें आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ओके, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है DNA, एक होता है DNA और दूसरा होता है RNA। DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ RNA की बात करते हैं तो RNA का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं विशालकाय जीव की, तो हमारा विशालकाय जीव होता है वो होता है नीली व्हेल। नीली व्हेल जो होता है वो समुद्र में पाया जाने वाला एक जलीय जीव है। इतना समझ में आया। हमारे संसार में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव से लेकर के विशालकाय तक के जीव पाए जाते हैं। अब ये छोटे जीव से लेकर के बड़े जीव तक जो होते हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी
अपनी आवश्यकता के अनुसार जल, थल, जिसको हम स्थल भी कहते हैं, और वायु में रहते हैं। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार जल, थल और वायु में रहते हैं। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम सूक्ष्म जीव और विशालकाय जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो अपने अपने एडाप्टेशन के अनुसार वाटर, लैंड एंड एयर में रहते हैं। जैसे अगर मैं बताता हूं, जैसे में आप याद करते चलिए, अगर हम बात करते हैं मनुष्य की, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य क्या रहता है? वो थल पर रहता है, यानी कि स्थलवासी है। स्थलवासी यानी कि स्थल पर रहने वाला है, पृथ्वी पर रहने वाला है। साथ ही में इसके बारे में और बताऊं तो जो मनुष्य होता है वो क्या करता है? चलता है। मनुष्य क्या करता है? चलता है। दूसरे नंबर पर मैं बताऊं आपको, जैसे मछली की बात करते हैं। मछली क्या होता है? वो जलवासी होता है। जलवासी या फिर इसी को हम जलचर कहते हैं। ठीक है, यानी कि मछली क्या होती है? जल में रहती है और ये क्या करती है? तैरती है। ओके, अब दूसरी बात मैं बात करता हूं पक्षी की। पक्षी क्या होता है? पक्षी आपका वायु में उड़ता है, वायु में उड़ता है। अभी आप 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं, मेढक। मेढक, अब ये क्या है? जल, कामा, थल, जिसको हम स्थल कहते हैं, वासी है। जल, थल, स्थल, वासी है। और ये क्या करता है? फुदकता है या कूदता है। ओके, इतना समझ में आया? अब यहां पर मैंने आपको 4 उदाहरण बताया। 4 उदाहरण के जरिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि विविधता क्या है। देखिए, सभी जीवों में, अलग अलग प्रकार के जीवों में पाए जाने वाली, मैं लिख देता पूरा, अलग अलग जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता ही विविधता कहलाती है। अलग अलग जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता ही विविधता कहलाती है। इसका मतलब यह होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले डिफरेंशिएशन को ही हम डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है मैं इसको यहां से समझाता हूं। जैसे मनुष्य क्या होता है? स्थल पर रहता है। मछली क्या करती है? पानी में रहती है। पक्षी क्या करता है? वायु में उड़ता है। मेढक क्या करता है? जल में भी रहता है और हमारे पृथ्वी पर भी रहता है। तो यार देखिए आप, क्या किसी का किसी के साथ समानता दिखाई दे रहा है? नहीं ना, क्योंकि मनुष्य स्थल पर रहता है, पानी में वो नहीं रह पाता क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरी बात अगर बात करते हैं मछली, मछली केवल और केवल जल में रहती है। अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो वो मर जाती है। वायु की बात करते, पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी केवल और केवल वायु में उड़ता है, न कि पानी में उड़ता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं मेढक की। तो मेढक एक ऐसा जीव है जो पृथ्वी पर भी रहता है और जल में भी रहता है, इसलिए इसको मेढक को हम कहते हैं। मेढक क्या है? उभयचर प्राणी है। मेढक क्या है? उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी का मतलब ये होता है कि ऐसा जीव जो जल और स्थल दोनों में रहे, उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। अब ये देखते हैं इधर, मनुष्य का
जो आदत है वो है चलने की, मछली की जो आदत है वो तैरने की, पक्षी की आदत है उड़ने की, मेढक की आदत है फुदकने की, कूदने की। तो क्या सभी में भिन्नता पाई जा रही है? सभी में अलग अलग चीजें देखने को हमको मिल रही हैं। तो इसी अलग अलग चीजों को देखने के लिए या फिर इसी अलग अलग जीवों में अलग अलग चीजें देखने को जो मिल रही है, यही हमारी कहलाती है विविधता। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहां से आप विविधता का परिभाषा लिख लीजिए और यहां से आप उदाहरण लिख सकते हैं। और ये जो हमने यहां पर लिखा है इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिए कि जो सूक्ष्म जीव होता है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार का कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता। चलते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूं। देखो आगे की ओर अगर बात करते हैं तो हमारे जीव जगत में आगे की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीव जगत। जीव जगत का मतलब क्या होता है? जीवों का संसार, जीवों का दुनिया से जीव जगत करते हैं। हमारे जीव जगत में निर्जीव तथा सजीव दोनों ही प्रकार के जीव रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे इस धरती पर केवल और केवल सजीव होंगे, निर्जीव भी रहते हैं। छोड़ो, धरती की बात छोड़ते हैं, आपके घर की बात करते हैं। आपके घर की बात करते हैं, आपके आस पास पड़ोस की बात करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके आसपास में केवल और केवल सजीव रहते हैं? नहीं ना। जैसे कि हम अपने पास की बात करते हैं, हम अपने चारों तरफ के वातावरण की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? जैसे मैं एक सजीव हूं, जिस कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो एक निर्जीव है। ये जो लाइट लगा हुआ है ये निर्जीव है। हमारा ये मार्कर निर्जीव है, बोर्ड ये भी निर्जीव है। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं वो बुक भी निर्जीव है। और यहां पर सजीव क्या हूं? मैं हूं। लेकिन सजीव और निर्जीव के बीच जो संबंध होता है बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे जीव जगत में निर्जीव और सजीव दोनों ही रहते हैं और दोनों ही कार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। दोनों ही कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। समझ में आया? दोनों ही क्या होते हैं? सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दोनों ही कार्बनिक पदार्थ से बने होंगे। अब अगर हम बात करते हैं सजीव के शरीर की, सजीव का शरीर कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। सजीव का शरीर क्या होता है? कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। इसका मतलब यह है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। क्या बोला मैंने? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा बताऊं, गलती हो गई है। दोनों ही जो होते हैं वो तत्वों से बने होते हैं। दोनों ही जीव तत्वों से बने होते हैं। और तत्व क्या होता है? कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक पदार्थ जो होता है वो हो गया। अब अगर हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर की बात करते हैं, मनुष्य का शरीर लगभग 99
99% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 99% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन का बना होता है। मनुष्य के शरीर का 99% भाग जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना होता है। दैट मीन्स कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है अपेक्षाकृत हमारे अकार्बनिक पदार्थों की। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट में। सजीव के बारे में हम बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट के बारे में, जिसको आप इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। सजीव के लक्षण की बात करते हैं। सबसे बड़ी सजीव की लक्षण क्या होती है जो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रूव की गई है। सजीव की सबसे प्रमुख लक्षण, सजीव की सबसे प्रमुख लक्षण की बात करते हैं तो सजीव के शरीर में क्या होता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। सजीव के शरीर में क्या होता है, एक जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सजीव के शरीर में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, और इसी प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति के कारण हम कहते हैं कि हम सजीव हैं। ठीक है, समझ में आ? इसी प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति के कारण, जीव द्रव्य की उपस्थिति के कारण हम अपने आप को कहते हैं कि हम सजीव हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अब ये हमारा जीव द्रव्य होता क्या है? हमने तो जान लिया कि सजीव की सबसे प्रमुख लक्षण है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य की उपस्थिति। जीव द्रव्य की उपस्थिति। अब हम बात करते हैं कि हमारा जीव द्रव्य होता क्या है। जीव द्रव्य भाई हम तो जान लिया जीव द्रव्य है हमारे शरीर का सबसे प्रमुख भाग, लेकिन ये जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? देखो, जीव द्रव्य जो होता है वो एक क्रिस्टल, जटिल, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ का बना हुआ तरल होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य जलीय, क्रिस्टल, जलीय, क्रिस्टलीय, कार्बनिक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? जटिल, क्रिस्टलीय, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। इतना समझ में आया? अब आगे हम बात करते हैं। तो जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में सभी भौतिक क्रियाएं या सभी जैविक क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की या फिर किसी भी सजीव की सभी जैविक क्रियाएं कहां संपन्न होती हैं? तो सजीव की सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती है। इतना समझ में आया? देखिए, जैविक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? जैविक क्रियाओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसका मतलब होता है कि एक जीव के अंदर दिन प्रतिदिन होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, पाचन, श्वसन, पोषण, हम जो बोल रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो एक जैविक क्रियाएं होती हैं, और इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है हमारा जीव द्रव्य, जिसको हम
प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। बेटा ये हुआ। अब इसी के समक्ष में एक बात आते हैं और एक वैज्ञानिक आते हैं, वो क्या कहते हैं उसको भी देखते हैं। हक्सले, ठीक है, इधर मैं लिखता हूं हक्सले। हक्सले, ठीक है, हक्सले नाम के एक वैज्ञानिक है। ठीक, ये मात्रा यहां पर लिखिएगा। हक्सले नाम के एक वैज्ञानिक है। ठीक, हक्सले नाम के वैज्ञानिक है और इन्होंने बताया कि जीव द्रव्य जो होता है, हक्सले ने क्या बताया, हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य, बात करते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं हक्सले, हक्सले, ठीक है, नाम याद करिएगा हक्सले। हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जो कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। तो ये पॉइंट बेटा आप एकदम से अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लो कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य किसने कहा? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये बातें किसने बताई? तो ये बात हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताई। और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं आगे की बातों को बताता हूं। चलिए, अब हम बात करते हैं सजीव जगत के बारे में। अब वास्तव में सजीव जगत क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सजीव जगत में दो चीजें आती हैं। सजीव के पास, पहली तो बात कर लो, सजीव जगत में दो चीजों को जानना है। पहली बात होती है जीवन। जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ। और दूसरी बात है सजीव, लिविंग। व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग, इसके बारे में हमको जानना है। सिंपल सी बात बताता हूं मैं। आज तक, अभी तक जीवन का कोई भी इंसान, कोई भी साइंटिस्ट परिभाषा नहीं दे पाया। कभी कभी अगर हम जाते हैं शायरों में तो शायर कहते हैं कि जिंदगी आग की जलती हुई दरिया है, इसे हंस करके पार कर जाना है। कभी कभी कोई कहता है कि जन्म से लेकर के जन्म से मृत्यु की समय को जीवन कहते हैं। कोई कहता है कि जन्म से मृत्यु से समय को जीवन कहते हैं। कोई कहता है कि जिंदगी एक आग की दरिया है, इसे हंसकर गुजर जाना है। लेकिन वास्तव में अगर हम बात करते हैं जीवन क्या है, जो वैज्ञानिक बताते हैं वो क्या होता है? जीवन बताता है, जीवन बताता है, ठीक है, कि जीवन बताता है कि मैं जिसके पास हूं वो सजीव है। ठीक है, मैं जिसके पास हूं वो सजीव है, मैं जिसके पास नहीं वो निर्जीव है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवन क्या है?
जीवन वह शब्द है जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है। समझ में आया? सजीव क्या है? जीवन क्या है? जीवन वह शब्द है जो सजीव को निर्जीव से अलग कर देता है, उसे कहते हैं सजीव, जीवन। अब हम बात करते हैं नीचे जो हमने लिखा है सजीव यानी कि व्हाट इज द लाइफ। सजीव क्या है? सजीव को हम लिखते हैं वह जीव जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के अन्य सभी लक्षणों को दर्शाता है, इसे सजीव कहते हैं। जीव वह है, सजीव क्या है? वह जीव जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के अन्य लक्षणों को दर्शाता है, उसे हम सजीव नाम देते हैं। नीचे पार्ट में लिख देंगे हम कि सजीव के प्रमुख लक्षण होते हैं। सजीव के प्रमुख लक्षण होते हैं। सजीव के क्या होते हैं? प्रमुख लक्षण होते हैं, जिनमें मैं लक्षणों की बात करता हूं बारी बारी से एक एक की। नंबर 1 पर आता है वृद्धि। सजीव क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं। नंबर 2 पर आता है सजीव में जनन पाया जाता है। नंबर 3 पर आता है सजीव में उपापचय पाया जाता है। नंबर 4 पर बात करते हैं तो सजीव में आकृति और आकार होता है। सजीव में क्या होता है? आकृति और आकार होता है। आगे हम बात करते हैं तो सजीव में अन्य जैविक क्रियाएं पाई जाती है। अन्य जैविक क्रियाएं पाई जाती है। सजीव में अन्य जैविक क्रियाएं पाई जाती है। अब इसलिए मैं बात करता हूं कि सजीव की जो अन्य जैविक क्रियाएं होती है उसमें क्या आता है। तो भाई देखो, सजीव की अन्य जैविक क्रियाओं के अंतर्गत हमारा गमन आता है। गमन, श्वसन, प्रजनन, पोषण, पाचन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी और बारी बारी से मैं एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको समझाता हूं। पहली क्या है कि सजीव के प्रमुख लक्षण में नंबर 1 पर आती है वृद्धि, नंबर 2 पर आता है जनन, नंबर 3 पर आता है उपापचय। तो अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो सजीव क्या करता है? वो अपने आकार को, अपनी संख्या को लगातार बढ़ाता रहता है। क्या होता है? सजीव क्या करता है? अपनी आकार तथा संख्या को लगातार बढ़ाता रहता है। सजीव क्या करता है? अपनी आकार तथा संख्या को लगातार बढ़ाता रहता है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि आकार बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका वजन बढ़ जाएगा। जब कोई सजीव अपने आकार को बढ़ाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर हम बात करते हैं, घर में एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप आराम से गोदी में उठा करके पूरा दिन लिए रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आकार में छोटा है, जिसकी वजह से उसका वजन कम है।
अगर वही बच्चा बड़ा हो जाए तो क्या आप उसे पूरा दिन गोदी में लिए रह सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की आकार में वृद्धि हुई, आकार बढ़ा, साथ साथ उसका वजन बढ़ गया, जिसकी वजह से आप अपने हाथों में इसको, आप अपने गोदी में हमेशा नहीं लिए रह पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ जीवों में वृद्धि किस प्रकार से होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जीव में हमारा दो प्रकार आता है। एक होता है बहुकोशिकीय, जीव, दूसरा होता है एक कोशिकीय जीव। देखो, अगर हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव की वृद्धि के बारे में, तो बहुकोशिकीय जीव में जो वृद्धि होता है वो कोशिका के विभाजन के द्वारा होता है। बहुकोशिका के जीव में वृद्धि कैसा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन। बहुकोशिका जीव में वृद्धि कैसी होती है? कोशिका विभाजन से होती है। ठीक है, जैसे देखो ये एक कोशिका है, ठीक, इस एक कोशिका में विभाजन शुरू हुआ, 1 से 2 बना, फिर ये बनेगा 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बन जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगी? इसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो कोशिकाएं अपने आकार को भी बढ़ाएंगी। आकार को बढ़ाएंगी तो पूरे शरीर का आकार जो होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वजन में भी वृद्धि होगी। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं एक कोशिकीय जीव में वृद्धि कैसे होती है। एक कोशिकीय जीव में भी जो वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन के द्वारा ही होती है। एक कोशिकीय जीव में जो वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन के द्वारा ही होती है। आगे हम बात करते हैं, हमारी इस धरती पर 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पहला होता है जंतु, दूसरा होता है पादप। जंतु और पादप, अगर हम जंतुओं की वृद्धि की बात करते हैं, खासकर अगर हम मनुष्य के वृद्धि की बात करते हैं, तो जो मनुष्य की वृद्धि होती है एक निश्चित सीमा पर जाकर के रुक जाती है। मनुष्य के शरीर की वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित सीमा पर जाकर के रुक जाती है। लगभग 23 से 24 साल के बाद शरीर की वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि बहुत कम हो जाती है या फिर रुक जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम पादप की बात करते हैं तो पादप में वृद्धि जीवन पर्यंत होता है। जब तक पौधा जिंदा रहेगा तब तक उसमें कुछ न कुछ वृद्धि होती रहेगी, चाहे उसके लंबाई में वृद्धि हो, चाहे मोटाई में वृद्धि हो, चाहे आकार में वृद्धि हो, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत होती ही रहेगी। इतना समझ में आया? अब आगे हम बात करते हैं जनन की। आगे किसी बात करेंगे हम जनन की। जनन क्या होता है? देखो, जनन को इंग्लिश में हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन एक ऐसा शब्द है जिसमें आप देखना चाहेंगे तो 2 शब्द छिपा हुआ होगा। पहला शब्द है री और दूसरा शब्द है प्रोडक्शन। री और प्रोडक्शन। यहां पर री का मतलब होता है पुनः, या इसी को कहते हैं हम फिर से, या फिर इसी से कहते हैं हम दोबारा से। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद या जन्म या निर्माण। सभी बातों को आप ध्यान से सुनते रहिए, मैं क्या बता रहा हूं आप समझ जाएंगे। जब किसी भी जीव का पुनः से जन्म होता है या पुनः से निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कोई जीव होता है वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। सभी जीव, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, इस संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं, अगर वो सजीव है, अगर वो सजीव है, उसमें जान है, जीवन है, तो वो अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो जनन का मतलब होता है अपने जैसे
संतान को उत्पन्न करने में संतान को उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जीवों में अपने जैसे संतान उत्पत्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आकृति और आकार की, देखिए मैं आपके सामने जीता जाता उदाहरण, आप स्वयं के लिए खुद का उदाहरण कि जीव जो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, जो सजीव होता है, उनकी आकृति होती है, कुछ ना कुछ इसकी आकार होती है। जैसे मनुष्य को देख लो, अपने आसपास जो स्थित पक्षी होते हैं उनको देख लो, गाय भैंस को देख लो, बकरी को देख लो, उनकी आकार में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, उनकी बनावट में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। यानी कि जितने भी सजीव होते हैं उनके आकार, उनकी आकृति एक दूसरे से क्या होती है? भिन्न होती है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर सजीव में अन्य जैविक क्रियाएं। किसी भी सजीव में जो अन्य जैविक क्रियाएं होती हैं वो होती है गमन, जिसको हम कहते हैं लोकोमोशन या फिर इसे कहते हैं हम मूवमेंट। जैसे देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी इंसान किसी जगह से चल करके किसी दूसरे जगह पर पहुंच जाए। जैसे मुझे खुद देख लो, मैं उस कोने था, उस कोने पर से मैं इस कोने पहुंच गया और फिर मैं यहां से चलूंगा, फिर इस कोने पहुंच जाऊंगा, तो क्या होता है? गमन कहलाता है। यानी कि साधारण भाषा में कहें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने स्थान में परिवर्तन कर सके उसे हम कहते हैं गमन। ठीक है, लिखेंगे क्या? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने स्थान में परिवर्तन कर सके उसे गमन कहते हैं। वह जीवों में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने स्थान में परिवर्तन कर सके उसको हम गमन करते हैं। आगे बात करते हैं श्वसन, जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो रेस्पायरेशन को श्वसन कहते हैं और श्वसन के अंदर दो क्रियाएं निहित होती है। श्वसन के अंदर क्या होती है? दो क्रियाएं पाई जाती हैं। एक होता है निश्वसन और दूसरा होता है निःश्वसन। पहला क्या होता है? निश्वसन और दूसरा होता है निःश्वसन। देखिए अगर मैं निश्वसन और निःश्वसन के बारे में बात करता हूं तो जब कोई भी जीव सांस को अपने अंदर खींचता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, उसको हम कहते हैं निःश्वसन। और कोई जीव उसी ऑक्सीजन जो लिया गया है उसी को बदल करके उसी के बदले में अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, उसे निःश्वसन कहते हैं। जैसे देखिए मुझे देखिए, ये कहलाता है आपका निःश्वसन। और दूसरा क्या होता है? ये कहलाता है आपका निःश्वसन। निःश्वसन ये क्या होता है? निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर होता है। तो श्वसन में दो चीजें होती है, एक निःश्वसन दूसरा निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और निःश्वसन का मतलब होता है सांस को छोड़ देना। आगे बात करते हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रीशन। देखो किसी भी चीज का उत्सर्जन क्या कहलाता है? देखो हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी बनती है, जो अनावश्यक पदार्थें बनती हैं, उनको शरीर से जब बाहर निकाला जाता है उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलती है उसे उत्सर्जी कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? सजीव के शरीर से
के शरीर से अनावश्यक पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। और ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है इसको भी जान लीजिए। किसी भी आहार को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो पोषण होती है। ठीक है, किसी भी आहार को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो पोषण होती है। पोषण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं से बना ले उसे स्वपोषण कहते हैं और उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप में हम अगर बात करते हैं तो पादप, जितने भी पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ करके, जैसे वेनस फ्लाई ट्रापा। ठीक है, अपवाद में अगर हम बात करते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैपा नाम का एक पादप है जो मांसाहारी होता है। ओके, आगे बात करते हैं परपोषी। ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, पादप पर निर्भर हो या किसी अन्य जीव पर निर्भर हो, उसे परपोषी जीव कहते हैं। उदाहरण स्वरूप में अगर हम बात करते हैं मानव, जंतु आदि, ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। आई होप इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी डियर बायोलॉजिस्ट। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे की पॉइंट्स को आपको बताता हूं। देखिए, हम बताएंगे आपको सजीव तथा निर्जीव के अंतर्गत अंतर को। क्या बताने वाले हैं हम आपको? सजीव तथा निर्जीव में अंतर। सजीव तथा निर्जीव में अंतर तथा इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जीव जगत की दो प्रमुख समूह। ठीक है, या फिर कहते हैं सजीव जगत की दो प्रमुख समूह में अंतर। सजीव जगत की दो प्रमुख समूह में अंतर यानी कि हम बात करेंगे पादप जगत तथा जंतु जगत में अंतर के। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। कोशिश करूंगा कि मैं 3 दिन की जगह पर जो सोमवार से लेकर के बुधवार तक की क्लास थी उसको हटा करके मैं डेली के क्लास देना शुरू करूं। कोशिश करूंगा इतना, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैंने आपको शेड्यूल तो बताया ही है कि प्रत्येक शाम 6 बजे आपको सोमवार से बुधवार को कक्षा 11 की क्लास और गुरुवार से शनिवार तक प्रत्येक शाम आपको कक्षा 12 की क्लास मिलेगी। और संडे का दिन बचता है तो संडे के दिन में जितना भी आपने 3 दिन में पढ़ा है उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो भी PYQ होगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप जितनी भी बातें मैंने आज आपको बताई होगी डियर बायोलॉजिस्ट वो सभी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।